ना अपन रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे कि रेजिस्टेंस जो है वो किस किस पे डिपेंड करता है। आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, द फॉर्मूला इज आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। रेजिस्टेंस जो है किसी भी वायर का या किसी भी कंडक्टर का चार चीजों पे डिपेंड करता है। चार चीजें कौन कौन सी है? फर्स्ट है उसकी लेंथ, सेकंड है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, थर्ड है उस मटेरियल का नेचर। नेचर का मतलब है मटेरियल, नेचर का मतलब है कि उसकी क्वालिटी क्या है, कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल कॉपर है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, ये उसका नेचर। ठीक है। और फोर्थ है उसका टेम्परेचर। इन चारों चीजों पे रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है। ठीक है। जो फॉर्मूला है वो है आर इक्वल टू रो एल बाई ए। अब यहाँ पर क्या क्या चीजें होती है समझा देता हूँ। आर जो है वो रेजिस्टेंस है। ठीक है। रो का सिंबल किसका है? रेजिस्टिविटी का। लेंथ और ए है क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया। अब इन चीजों में एक और चीज समझने की, वो समझने की चीज क्या वो समझते हैं। मेन चीज देखो क्या है कि जब रेजिस्टिविटी की बात करते हैं तो जनरली बोला जाता है रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहती है। रेजिस्टिविटी क्या रहेगी? इट्स अ सिंबल कांस्टेंट ना। जब इसको लिखा जाएगा आर इज प्रपोर्शनल टू आर इज प्रपोर्शनल टू एल, आर इज प्रपोर्शनल टू 1/a। जनरली ये लिखा जाता है ना, ये नहीं लिखा जाता आर इज प्रपोर्शनल टू रो। क्योंकि ये क्या है, मेटेरियल चक्कर ये है कि रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? मेटेरियल के नेचर। मेटेरियल के नेचर, जो मेटेरियल एक बार आपने ले लिया वो बार बार चेंज नहीं होगा। हाँ, अकॉर्डिंग टू कंडीशन अगर हम बोले मटेरियल चेंज है, उसकी रेजिस्टिविटी चेंज है, तो रेजिस्टेंस चेंज होगा। मतलब जैसे मैं अगर बात करता हूँ कि मैंने तीन तरह के तार लिए, एक कॉपर का, एक सिल्वर का और एक एल्यूमिनियम का। दोनों तीनों वायर्स की लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है। अब बताओ कि रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा या किसका कम होगा? तो उस केस में किसका काम आएगा? रेजिस्टिविटी का। रेजिस्टिविटी सबसे कम किसकी है? सिल्वर की। सबसे कम रेजिस्टेंस किसका होगा? सिल्वर का। उससे ज्यादा किसकी है? कॉपर की। उससे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका होगा? कॉपर का। उससे ज्यादा किसकी है? एल्यूमिनियम की। तो उसका एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। सिस्टम ये कहेगा। ठीक है। तो रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस जो है रेजिस्टिविटी के प्रोपोर्शनल होता है। बट किस केस में? जब वायर्स क्या हो, अलग अलग मटेरियल के बने हो, सेम लेंथ और सेम कंडक्टर का एक क्रॉस सेक्शन एरिया हो, तब उस बात के लिए हम बात करते हैं। अगर हम किसी एक पर्टिकुलर मेटल के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे मैं शुरू से एंड तक किसी क्वेश्चन में चल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आयरन की बात ही कर रहा हूँ, लोहे की। ठीक है। तो लोहे के लिए जो, आयरन के लिए जो रेजिस्टिविटी है वो सबकी क्या है? हर केस में सेम ही रहेगी। मतलब मैं आयरन को किसी भी जगह पे यूज करूँ, हर जगह उसकी रेजिस्टिविटी क्या है? सेम। चाहे मैं उसके वायर को कितना ही लंबा कर दूं, चाहे कितना ही छोटा कर दूं, चाहे कितना ही मोटा कर दूं, चाहे कितना ही पतला कर दूं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। रेजिस्टिविटी हमेशा रहेगी उसकी आयरन की, फिक्स रहेगी, उसमें कोई चेंज कभी नहीं है। क्लियर? समझ में आ गई बात? ठीक है। तो कोई भी मटेरियल है या कोई भी कंडक्टर है अपना है, तो कंडक्टर की डिपेंडेंसी रेजिस्टेंस की किस पे रहेगी? कंडक्टर की डिपेंडेंसी किस पे रहेगी? रेजिस्टेंस की उसके लेंथ और उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे रहेगी। अब रेजिस्टेंस कैसे होगा? मटेरियल अपने को फिक्स पता है, जितना लंबा होगा उतना ही उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी, जितना मोटा होगा उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू उतनी कम होगी। ठीक है। तुम लोगों को फॉर एग्जांपल एक चीज समझा देता हूँ। जनरली तुम लोगों ने देखा होगा कि जब हम ट्यूबलाइट के तार कनेक्ट करते हैं तो एक बिल्कुल पतला वायर यूज कर लेते हैं। ठीक है। और जब यही बात अगर ये हमारी आती है बाहर की लाइन से मेन सप्लाई लेने की, घर के अंदर, वहां तार मोटा काम में लेते हैं। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है? कम करने के लिए, ताकि हमारे पास करंट ज्यादा है। रेजिस्टेंस कम रहेगी तो करंट ज्यादा आएगा, रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम जाएगी। अब ट्यूबलाइट बेचारी सिंगल इक्विपमेंट, उसमें इतना करंट मेरे को फ्लो कराना ही नहीं है, उसके लिए पतला वायर ही काफी। बड़ी बड़ी चीजें चलानी तो मोटा वायर चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे तुम्हें कूलर चलाना, तो उसके लिए तुम मोटा तार यूज कर लेते हो। प्रेस चलानी उसके लिए तुम्हें मोटा तार चाहिए। ठीक है। एसी चलाना तो मोटा तार चाहिए। तो इन सब में मोटे तार की रिक्वायरमेंट क्यों है? एक करंट वहां पे ज्यादा चाहिए और मोटे तार में रेजिस्टेंस क्या होता है? कम होता है। इस वजह से वहां पे करंट आसानी से ज्यादा फ्लो हो सकती है। कहने का मतलब जनरल लाइफ में अगर अपन दिमाग लगाए तो सबसे बढ़िया चीज क्या है? जनरल लाइफ में अपन सब जानते हैं पानी का पाइप क्या होता है, समझते हैं? पानी का पाइप छोटा है तो पानी कम जाएगा, पानी का पाइप मोटा तो पानी, सीधी सी बात है। वही काम यहाँ, करंट छोटा वायर तो करंट कम जाएगी, मोटा वायर तो करंट ज्यादा जाएगी। सीधा सिस्टम, याद रखने के लिए तरीका बता रहा हूँ, बाकी ऐसा कुछ होता नहीं। ठीक है। जैसे कि देखो, हम जब भी बात करेंगे किसी भी चीज के लिए सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को देखेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे अभी जैसे अपन बात कर रहे हैं आर इक्वल टू रो एल बाई ए की बात कर, मैं अगर बोल देता हूँ भाई लेंथ तो फिक्स है, मटेरियल भी फिक्स है, तो अब ओनली डिपेंडेंसी किस पे रह गई? अब केवल इस पे रह गई। अब लंबाई से मतलब नहीं, उसने बोल दिया लंबाई क्या है? कांस्टेंट है, लेंथ उसकी कांस्टेंट है, तब लेंथ का कोई लेना देना नहीं रहा, कांस्टेंट कर दिया, अब उसको हाथ नहीं लगाना। ये फिक्स है, ये भी फिक्स है, बचा क्या? ए।
जितना मोटा बनाते जाओगे उतना ही कम होता जाएगा। अगर यही चीज ऐसे कर दी जाए कि इसने बोल दिया कि अब क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, फिक्स है, मतलब तार की लंबाई कितनी लंबी ले जाओ तुम, ठीक है, ओनली क्या चीज फिक्स है, उसकी मोटाई फिक्स है, क्रॉस सेक्शन एरिया फिक्स हो गया। अब क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा जैसे जैसे करंट बढ़ती जाएगी, सीधी सी बात, क्लियर। अपन नहीं बोलते लंबी लाइनें ज्यादा फाल्ट होती है, क्यों, रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट कम जाएगा, सीधी बात है, उसकी कैपेसिटी उसके अकॉर्डिंग चलने लगेगी, अब उसकी कैपेसिटी उसके अकॉर्डिंग चल रही है ना, आप ज्यादा दोगे तो रेजिस्टेंस तो उसका फिक्स है, करंट वो ज्यादा नहीं कर पाएगा, फिर सीधी सी बात, क्लियर। आगे बात समझ में, अपन बहुत सी बार ये भी कहते हैं कि भाई हमारे सप्लाई कम आ रही थी, पंखा तेज चल रहा है, तुमने वायर इतना लंबा लंबा डाल रखा हो सप्लाई पहुंच ही नहीं पा रही बेचारे पे टाइम, ठीक है ना, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ गया तो उसकी सप्लाई का वजह से वोल्टेज तो बराबर आ रहा है, पर करंट क्या हो गई, कम हो गई, इसलिए वो छोटे तार पे ज्यादा फायदे में रहते, समझ में आ गई बात। अब अपने एक और बात आती है, हमारे घरों में जो पिन आती है, ठीक है, हम जो सॉकेट देखते हैं सॉकेट ऐसा देखते हैं इस तरीके, ठीक है, ये नॉर्मल होता है बट ये सबसे मोटा होता है ऊपर वाला। बेसिकली हम जब अर्थ की अपने जो घरों की इलेक्ट्रिक वायरिंग पढ़ेंगे, डोमेस्टिक वायरिंग पढ़ेंगे, तब वहां पे समझाऊंगा एक बार वापस, फिलहाल अभी समझा रहा हूँ एक बार, ठीक है। ये जो सबसे मोटा क्यों बना है, देखो हमारे घर पे सिंगल फेज सप्लाई आती है, कुछ के घरों पे 3 फेज आती है, वो अलग बात है, जनरली हमारे घरों पे सिंगल फेज सप्लाई आती है, और अपने जो कनेक्शन और वायरिंग है वो सब किसकी है, केवल सिंगल फेज की, डोमेस्टिक वायरिंग। अपन सिंगल फेज की बात करते हैं, सिंगल फेज का मतलब क्या है, एक तो पॉजिटिव आ रहा है, एक नेगेटिव जा रहा है, कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है। हमारे घरों में आती है एसी सप्लाई, अल्टरनेटिंग करंट, एसी। डीसी क्या होती है, डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है, जो बार बार चेंज होती है, प्लस माइनस उसके बार बार चेंज होते हैं। हम बोलते हैं एक में तो करंट आ रही है, दूसरे में करंट वापस जाएगी, तो क्या होगा, एक तो करंट वाला वायर इससे आगे जुड़ गया, जाने वाला वायर मैंने इससे निकाल दिया, ठीक है, 2 वायर हो गए। ये दोनों वायर क्या है, इसी के साथ है, किसी की पिन मोटी और छोटी, ऐसा क्यों होता है, छोटा इक्विपमेंट है तो उसके क्या है, छोटे छोटे पिन के टुकड़े होते हैं, बड़े वाले के बड़े होते हैं। मतलब जैसे अब तुम देखना कि अगर मेरे को कूलर चलाना है तो डेफिनेटली अगर उसका 3 पिन का सॉकेट है तो कहाँ लगेगा, इन दोनों में लगेगा, इसमें थोड़ा चार्जर तो इसमें फंस जाता है, इसमें फंस जाता है, दोनों बातें चलती रहती है, क्लियर है, ये बात सबको पता है। छोटा होता है तो छोटा और बड़ा दोनों चलते हैं। अब छोटे और बड़े का लफड़ा क्या है, छोटे और बड़े का लफड़ा क्या है, समझा था। और ये सबसे मोटा क्यों है, इसका सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम क्या है, ये जो चीज होती है किसके लिए काम आती है, अर्थिंग के लिए, किसके काम आती है, अर्थिंग, अर्थिंग के लिए काम आती है। तो ये जो नुक्का है ऊपर वाला, ये मोटा भी होता है और छोटा भी होता है, लेंथ में, लेंथ में क्या होता है, छोटा नहीं होता है, लेंथ में छोटा होता है। तुम कभी भी 3 पिन खोल के देखोगे तो लेंथ में छोटा होता है, साइज में मोटा है बट लेंथ में पीछे से छोटा है। ऐसा क्यों, इसका यानी इसका रेजिस्टेंस कम करना है, क्यों, फॉर्मूला देखो, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। जब भी शॉर्ट सर्किट होगा तो सबसे ज्यादा करंट कहाँ फ्लो होने वाली है, इसी में जाके फ्लो होके जमीन में जाएगी, क्योंकि जमीन का पोटेंशियल क्या है, अर्थ का पोटेंशियल हमारा 0, तो सारे ये सारा करंट कैसे चल जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। इसलिए इसको मोटा क्यों बनाया, रीजन समझो, मोटा होगा तो बढ़ गई वैल्यू, ए बटा तो आर क्या हुआ, कम, लेंथ कम करी, लेंथ कम करी तो आर क्या हुआ, कम, तो दोनों ही तरीके से रेजिस्टेंस हो क्या गया, कम, रेजिस्टेंस कम तो करंट क्या हो सकती है, ज्यादा फ्लो हो सकती है, इसलिए इसको मोटा और छोटा बनाते हैं, ठीक है। आई बात समझ में, यहाँ पे मोटा बना तो उसका रीजन क्या है, उसका रीजन भी यही है, ताकि बड़े बड़े इक्विपमेंट के लिए रेजिस्टेंस कम हो गए तो करंट ज्यादा फ्लो हो सके, क्लियर। वायर की साइज भी तो मैच करनी चाहिए अपने पास, इस वजह से ऐसा किया जाता है। आगे बात समझ में, तो कुल मिला के अल्टीमेटली रीजन क्या निकला, रो एल बाई ए का समझ में आ गया, आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए समझ में आ गया, ए क्रॉस सेक्शन एरिया, एल लेंथ है और आर रेजिस्टेंस है, रो है रेजिस्टिविटी। अब आती है इनकी यूनिट, यूनिट क्या होती है, रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो ओम, लेंथ किसमें चलती है, मीटर में, क्रॉस सेक्शन एरिया चलता है स्क्वायर मीटर में, और ये जो चीज है रो वो किसमें चलती है, ओम मीटर में। अब हम इसके बाद में डिफाइन करेंगे रेजिस्टिविटी को भी, जब तक हमने पढ़ा अभी तक रेजिस्टेंस पढ़ा, अब रेजिस्टिविटी को भी डिफाइन करेंगे। अब रेजिस्टेंस क्या है वो भी समझते हैं, किसी पर्टिकुलर अगर कोई मटेरियल है उसकी कोई रेजिस्टिविटी है तो उसके 1 मीटर लेंथ और 1 स्क्वायर मीटर एरिया क्रॉस सेक्शन उसका है, उस टाइम पे जो उसका रेजिस्टेंस हो रहा है उसकी वही क्या बनेगी, रेजिस्टिविटी बन जाएगी, ये भी समझाऊंगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो अभी समझो रेजिस्टिविटी समझाऊंगा तो पहले रेजिस्टेंस को समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट रेजिस्टेंस में, क्लियर है एकदम, ठीक है। अब आते हैं अपन रेजिस्टिविटी के ऊपर। रेजिस्टेंस को हम पहले ही समझ चुके हैं, 1 ओम रेजिस्टेंस की वैल्यू भी देख चुके हैं,
1 ओम रेजिस्टेंस क्या था, 1 ओम को डिफाइन किया तो क्या था, सिस्टम था 1 ओम रेजिस्टेंस इज द conductor resistance of that conductor when we apply 1 volt voltage on that 1 ampere current flows through, 1 वोल्ट अप्लाई करने पे 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, तो वो क्या है 1 ओम का रेजिस्टेंस हमारा है। क्लियर है यहाँ तक। अब अपनी बात आती है कि इसके ऊपर रेजिस्टिविटी पे, तो रेजिस्टिविटी को कैसे डिफाइन करते हैं देखो समझो, फॉर्मूला ये का यही है, केवल चेंज करना है। रेजिस्टिविटी अपन ने क्या बोला, मटेरियल की क्या होती है फिक्स, तो रेजिस्टेंस हो सकता है चेंज। अब देखो दो अलग अलग किस्से हो गए, हमने पहले बोला था रेजिस्टेंस को कांस्टेंट, अब हम बोल रहे हैं रेजिस्टिविटी को कांस्टेंट। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस वेरी कर रहा है, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट और रेजिस्टेंस वेरी करने के लिए जा रहा था, डिफरेंस है अलग अलग केस। रेजिस्टेंस कांस्टेंट कब होता है, जब हमने वायर की लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया और मटेरियल फिक्स करके छोड़ दिया, अब उसके अंदर कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, अब उसमें हम वोल्टेज और करंट अप्लाई देख रहे हैं, वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, करंट देख रहे हैं, मतलब उसके नेचर में, उसका जो बना हुआ स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन में कोई चेंज नहीं कर रहे, उसके कंस्ट्रक्शन में कोई चेंज नहीं कर रहे। इससे रेजिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट। जब उसकी कंस्ट्रक्शन को चेंज करोगे, लंबाई बढ़ाओगे, क्रॉस सेक्शन या चेंज करोगे या मटेरियल चेंज करोगे, तो रेजिस्टेंस में क्या होगा, चेंज। अदरवाइज रेजिस्टेंस क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। बात समझ में आ गई। तो बोलते नहीं है क्या, पहले तो रेजिस्टेंस थोड़ी देर पहले तो कांस्टेंट बोल रहा था, बोल रहा है चेंज हो रहा है, ऐसा थोड़ी ना होता। ऐसा इसलिए हो रहा है, पहले रेजिस्टेंस के लिए आपने उसके कंस्ट्रक्शन में कोई हाथ नहीं लगाया, वो जैसा है वैसा ही पड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसमें कोई चेंज नहीं था, मतलब वो कांस्टेंट था। अब साले का उसका कंस्ट्रक्शन ही छेड़ रहे हो तो वो डेफिनेटली चेंज होएगा इसी। अपन बोले यहाँ मिट्टी थोड़ी ज्यादा डाल दे, यहाँ कम डाल दे, तो कंस्ट्रक्शन चेंज हो गया, डेफिनेटली उसकी वैल्यू चेंज होनी ही है। बात समझ में आ गई, क्लियर एकदम। रेजिस्टेंस कांस्टेंट था जब V और I की बात कर रहे थे, हमने बोला वोल्टेज दिया, करंट आई, उसके अकॉर्डिंग वेरी किया, रेजिस्टेंस क्या था फिक्स, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में छेड़छाड़ नहीं की। अब चेंज कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन के साथ, यहाँ पे मेटल के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, इससे रेजिस्टिविटी क्या हो गई, कांस्टेंट। अगर तुम मटेरियल के साथ छेड़छाड़ करोगे तो ये भी कांस्टेंट नहीं रहेगी। अगर मैंने बोला आयरन है तो आयरन ही रखेंगे, एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम ही रखेंगे एंड तक, कोई छेड़छाड़ नहीं, तो रेजिस्टिविटी क्या है, कांस्टेंट। समझ में आ गई बात। अब देखते हैं तो रेजिस्टिविटी कैसे डिफाइन होती है, हर मटेरियल की अपनी अपनी रेजिस्टिविटी है, वो निकलती कैसे, रो इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला था R इक्वल्स टू रो एल बाई ए, ये फॉर्मूला था। रो कितना हो गया, RA अपॉन RA बाई एल, ये हो गया। यूनिट देखते हैं, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, इसकी स्क्वायर मीटर, इसकी मीटर, मीटर से मीटर करिए कितना आ गया, ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी की जो यूनिट है वो कितनी है, ओम मीटर है। सबसे पहला काम तो ये हो गया, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या हो गई, ओम मीटर हो गई, काम हो गया एक। अब देखते हैं रेजिस्टिविटी को डिफाइन करते हैं, रेजिस्टिविटी कैसे डिफाइन होगी, 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर लेंथ का वायर और जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 स्क्वायर मीटर है, उसका जो रेजिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, रेजिस्टिविटी के इक्वल है। कोई भी मटेरियल हो, उसकी अगर वैल्यूएशन हम देखें, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 स्क्वायर मीटर हो और लेंथ 1 मीटर हो, उस पर्टिकुलर को जब हम रेजिस्टेंस उसका मेजर करेंगे, तो वो जो रेजिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, उसकी रेजिस्टिविटी के इक्वल। रेजिस्टिविटी डिफाइन होगी, रेजिस्टिविटी कैसे डिफाइन हुई, फॉर लेंथ 1 मीटर and cross section area 1 square meter, the resistance of that conductor is also equals to resistivity of that conductor। क्लियर, समझ में आ गई डिफाइन। लिख सकते हो अपनी खुद की लैंग्वेज में, लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए, मैटर यही है। तुम बुकिस लैंग्वेज को रटने में रह जाओगे तो परेशान हो जाओगे। बुकिस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज बना लो, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब बुकिस लैंग्वेज को पढ़ोगे तो अपने आप पकड़ में आ जाएगा कि हाँ मेरे को यहाँ पे ये चीज लिखनी है, समझ में आ गई। अब जैसे मैंने समझा दिया, अब मैं बुकिस लैंग्वेज पढ़ के सुना रहा हूँ तुम्हारे को, तुम देखे याद कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, देखना। द रेजिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ रोड ऑफ दैट सब्सटेंस विच इज 1 मीटर लॉन्ग एंड 1 स्क्वायर मीटर इन क्रॉस सेक्शन। जो 1 मीटर लंबा है, 1 स्क्वायर मीटर क्रॉस सेक्शन में है, उसका, उस सब्सटेंस का जो रेजिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, उसकी रेजिस्टिविटी के इक्वल है। आ गया समझ में, कोई डाउट। कल अपन नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे रेजिस्टिविटी के बाद वाला, ठीक है। अब एक क्वेश्चन छोटा सा जो ये लई है आरसी, 2 मिनट लगेंगे, मैं समझा देता हूँ। हालांकि अपन न्यूमेरिकल्स के बाद में डिस्कस करेंगे, इसने किया है तो अपन कर लेते हैं। देखो छोटा समझा देता हूँ उसको। इसने बोला रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर इज कितना ओम है, 30 ओम। लेंथ इसने बोली है 2 मीटर, रेजिस्टेंस कितना दिया है, 30 ओम दिया है, ठीक है। आगे ये बोल रहा है इसके अंदर टेम्परेचर इसने बोला 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अपन ने बोला था कि टेम्परेचर भी डिपेंड करता है,
टेम्परेचर अपन जो बात कर रहे हैं कोई सा भी टेम्परेचर लो ठीक है, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो रेजिस्टेंस चेंज होगा। कैसे समझाया था? कंडक्टर के लिए बढ़ता है, इंसुलेटर के लिए कम होता है, क्योंकि कंडक्टर का जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव होता है और दूसरे का इंसुलेटर का नेगेटिव होता है। क्लियर? अब वो अपने ज्यादा कोर्स डीप में है नहीं, अपन उसको नहीं समझे। नेक्स्ट आता है अपने पास टॉपिक, इसने बोला द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.6 mm। डायमीटर कितना दिया है इसने? 0.6 mm दिया है। तो रेडियस कितनी हो गई इसकी? 0.6/2 दैट इज 0.3 mm। हमने क्या बोला? एरिया किसमें आएगा? स्क्वायर मीटर में। किसमें आएगा? स्क्वायर मीटर में। तो रेडियस को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? मिलीमीटर से मीटर में। 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर। मिली का मतलब 10⁻³ हो गया। ये वायर है तो लेंथ कौन सी होगी? सिलेंड्रिकल पार्ट हो गया। क्या हो गया? सिलेंड्रिकल। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या बना? πr²। सर्कुलर। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या बना? πr²। ये कितना गया? 22/7। आर की वैल्यू 0.3 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। तो इसमें और अच्छा कर देता हूँ, इसको पॉइंट हटा दो, यहाँ पे कितना आ गया? 10। ऊपर जाए कितना बनेगा? 3 इंटू 10⁻⁴। ये हो गया 3 इंटू 10⁻⁴। 22/7, 3 का स्क्वायर 9 और 10⁻⁴ का स्क्वायर 10⁻⁸ स्क्वायर। अपने को निकालना क्या? रेजिस्टिविटी पूछी। फॉर्मूला R इक्वल्स टू रो L बाई ए। तो रो का फॉर्मूला RA/L। R की वैल्यू 30, A की वैल्यू कितनी आई? 22/7 इंटू 9 इंटू 10⁻⁸ अपॉन नीचे कितना आ रहा है? L2। रख देता हूँ सीधा बेचारे को 2 से काटा तो कितना आया? 11 टाइम। मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके आंसर तुम्हारे पास आ जाएगा। यूनिट किसमें आएगी? ओम मीटर में। सबसे बड़ी बीमारी है इसकी कैलकुलेशन। साली की कैलकुलेशन बहुत टफ आती है, इसको तुम्हें करना ही पड़ेगा। नहीं वो तो रखनी है, 10⁻⁴ तो रहना ही है, पर ये मल्टीप्लाई और डिवाइड सीधे कटने वाले नहीं आएंगे। ये मल्टीप्लाई और डिवाइड जैसे अपने मैथ्स में आते हैं ना कि भाई इजीली सॉल्व हो जाए कुछ क्वेश्चन, वैसे नहीं आएंगे। कुछ में तो वहां पे भी करनी पड़ती है, यहाँ पे कुछ में करनी ही पड़ेगी। हाँ डायमीटर अधिक से पॉइंट में आएगी, डेसिमल में आएगा और उसको काटना ही पड़ेगा आपको, ऑप्शन कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टिविटी तुम देखना, तुम्हारा रेजिस्टिविटी टेबल है उसमें कोई भी चीज सीधी सीधी पूरी नहीं लिखी हुई है, सब में डेसिमल में वैल्यू है। ठीक है।